हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने 10th ओनली यूट्यूब चैनल पर। तो आज बात करने वाले हैं सेल की। सेल क्या होती है, डायनेमिक सेल की बात करेंगे और जो आपके कंडक्शंस होते हैं, ऊष्मा संचरण होते हैं, उनकी बात करेंगे। और ये आज डे 4 है। अगर आपने डे 1, डे 2, डे 3 का वीडियो नहीं देखा है तो मैंने वीडियो की लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है, आप वहाँ से उन्हें देख सकते हो। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पीबीटी है, बोले तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट बता रहा हूँ मैं आपको। अगर आप क्लास 10th में हो या आप क्लास 12th में हो तो ये आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट्स होने वाले हैं। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को पूरी बोले तो एंड तक, लास्ट तक वॉच करें, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। अगर आप देखते हो, आप एमपी बोर्ड्स के पेपर में बैठते हो जहाँ पर आप देखते हो कि मुझे फिलअप भी करने हैं, मुझे मैचिंग्स भी करने हैं, मतलब जो आपके फिलअप क्वेश्चंस होते हैं उन सब की जो व्याख्या होती है वो मैं इन पीबीटी वीडियो में बोले तो महत्वपूर्ण वीडियो में करवाने वाला हूं। तो ये आपकी आज फिजिक्स की है, बोले तो ये फिजिक्स है। ऐसे करके मैं केमिस्ट्री, बायोलॉजी ऐसे एक एक करके आपको कराऊंगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं सेल्स की। ये फिजिक्स का कॉन्सेप्ट है, सेल्स की स्टार्ट करते हैं। सेल्स होता क्या है, सबसे पहले बात करेंगे कि जो डायनेमिक जो डैनियल सेल होता है, कौन सा होता है, डैनियल सेल होता है। वो क्या होता है डैनियल सेल, ये सेल है एक आपका। डैनियल सेल की बात करें, यह तांबे के पात्र का बना होता है। जो डैनियल सेल होता है एक तांबे के पात्र का बना होता है, कॉपर का बना होता है, जिसमें जो कॉपर सल्फेट का घोल भरा होता है। जिसमें क्या होता है, कॉपर सल्फेट का घोल भरा होता है। जो डैनियल सेल होता है वो तांबे के पात्र का बना होता है और जिसमें कॉपर सल्फेट का घोल भरा होता है। तांबे का पात्र, जो तांबे का पात्र घन इलेक्ट्रोड, जो तांबे का पात्र घन इलेक्ट्रोड अर्थात एनोड का काम करता है। जो तांबे का पात्र होता है वो घन इलेक्ट्रोड अर्थात एनोड का काम करता है। जो तांबे का पात्र क्या काम करता है, पात्र जो होता है तांबे का वो घन इलेक्ट्रोड अर्थात एनोड का काम करता है। ठीक है, तो ये डैनियल सेल की रचना है। डैनियल सेल कैसा होता है, इस पर एक तांबे का पात्र बना होता है और जिसमें जो कॉपर सल्फेट का इसके अंदर घोल भरा होता है। और ये घोल क्या काम करता है, तांबे का जो पात्र होता है वो घन घन इलेक्ट्रोड अर्थात एनोड का काम करता है। अब बात करते हैं जो लेक लॉन्ची सेल की। लेक लॉन्ची सेल्स क्या होते हैं, लेक लॉन्ची सेल की बात करेंगे। जो लेक लॉन्ची सेल्स होते हैं यह शीशे के पात्र का बना होता है। जो लेक लॉन्ची सेल होता है वो एक शीशे के पात्र का बना होता है और जिसमें अमोनिया क्लोराइड, जिसमें क्या होता है, अमोनिया क्लोराइड का जो सुषुप्त संतृप्त घोल डाला जाता है। जो लैक्लॉन्ची सेल होता है, लैक्लॉन्ची सेल में क्या होता है, यह एक शीशे के पात्र का बना होता है। जो लैक्लॉन्ची सेल होता है ये एक शीशे के पात्र का बना होता है और आपका जो डैनियल सेल था ये तांबे के पात्र का बना था। ठीक है, और जो आपका लैक्लॉन्ची सेल यह एक शीशे के पात्र का बना होता है जिसमें क्या होता है, एमोनिया क्लोराइड, किसका, एमोनिया क्लोराइड का संतृप्त घोल डाला जाता है। इसमें क्या होता है, एमोनिया क्लोराइड का संतृप्त घोल डाला जाता है। अब बात करेंगे किसकी, शुष्क सेल की। शुष्क सेल क्या किस प्रकार बने होते हैं, जो शुष्क सेल होते हैं, जो शुष्क सेल होते हैं इस सेल में कोई द्रव्य पदार्थ नहीं रहता है। जो शुष्क सेल होते हैं इस सेल में कोई द्रव्य पदार्थ नहीं, जो आपके शुष्क सेल होते हैं इस सेल में कोई द्रव पदार्थ नहीं रहता है। जो शुष्क सेल होते हैं इसमें कोई द्रव पदार्थ नहीं रहता है, जिससे इसे शुष्क सेल कहा जाता है, इसलिए इन्हें शुष्क सेल कहा जाता है। शुष्क सेल को शुष्क सेल क्यों कहा जाता है, क्योंकि शुष्क सेलों में कोई द्रव पदार्थ नहीं होता है, कोई भी ऐसा पदार्थ नहीं होता है, मटेरियल द्रव्य नहीं होता है, कोई भी पदार्थ नहीं होता है, जिसके कारण इन्हें शुष्क सेल कहा जाता है। यह लेक लॉन्ची सेल के सिद्धांत पर बनाया जाता है। यह किस पर बनाया जाता है, लेक लॉन्ची सेल के सिद्धांत पर बनाया जाता है। और अंतर केवल इतना रहता है लेक लॉन्ची और शुष्क सेल में कि लेक लॉन्ची सेल में अमोनिया क्लोराइड का घोल रहता है और जबकि शुष्क सेल में
इसका पेस्ट रहता है, जो एमोनिया क्लोराइड का पेस्ट रहता है। तो जो शुष्क सेल होता है, शुष्क सेल को शुष्क सेल क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें द्रव पदार्थ नहीं रहता, इसलिए इसे शुष्क सेल कहा जाता है। लेकिन जो शुष्क सेल होता है वो लेक-लॉन्ची सेल के सिद्धांत पर ही होता है। लेकिन लेक-लॉन्ची और शुष्क सेल में क्या अंतर होता है? देखो, लेक-लॉन्ची सेल में क्या होता है, एमोनिया क्लोराइड का घोल रहता है। जो लेक-लॉन्ची सेल होता है इसमें एमोनिया क्लोराइड का घोल रहता है, और जबकि शुष्क सेल में इसका पेस्ट रहता है। शुष्क सेल में क्या रहता है, एमोनिया क्लोराइड का पेस्ट रहता है। अब बात करेंगे जो शुष्क सेल के पात्र के बारे में। शुष्क सेल किस प्रकार पात्र करते हैं, जो शुष्क सेल होते हैं वो किस प्रकार पात्र करते हैं, उनकी बात करने वाले हैं शुष्क सेल की। जैसे कि जो शुष्क सेल जस्ते के पात्र में तैयार किए जाते हैं। जो शुष्क सेल होते हैं वो जस्ते के एक पात्र में तैयार किए जाते हैं। क्या होता है, शुष्क सेल क्या करते हैं, जस्ते के पात्र में तैयार किए जाते हैं। अब बात करते हैं ऊष्मा संरक्षण के निम्नलिखित 3 विधियां। जो ऊष्मा संरक्षण होता है उसकी निम्नलिखित 3 विधियां होती हैं। जैसे मान के चलो आपका फैन है, एक इलेक्ट्रिसिटी जा रही है उसमें, लेकिन आपको उसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी बढ़ानी है। उसकी जो स्पीड ज़्यादा, अगर इलेक्ट्रिसिटी में बढ़ाओगे तो स्पीड भी ज़्यादा बढ़ जाएगी आपकी। तो उस कंडीशंस में आप किसका काम करोगे, चालक का काम करोगे। किसका, चालक का। चालक क्या होता है, कंडक्शंस होता है, और संवहन क्या होता है, कन्वेक्शंस होता है, और विकिरण क्या होता है, रेडिएशंस होता है। ये तीनों क्या होते हैं, ये तीनों ऊष्मा संरक्षण होते हैं। ये तीनों क्या होती हैं, ऊष्मा संरक्षण की विधियां होती हैं। जो ऊष्मा संरक्षण अगर आपको इलेक्ट्रिसिटी में प्रोड्यूस हो रहा है या करवाना है तो आप किसका यूज करोगे, चालक का, जिसे कंडक्शंस कहा जाता है, संवहन कन्वेक्शंस, विकिरण रेडिएशंस। और जो ट्रांसफार्मर होता है, ट्रांसफार्मर एक विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करने वाला एक ऐसा यंत्र होता है। जो ट्रांसफार्मर होता है वो किस सिद्धांत पर काम करता है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करने वाला एक ऐसा यंत्र है जो ऊंचे एसी, जो किस में करता है, ऊंचे एसी वोल्टेज को निम्न एसी वोल्टेज में करता है। किसमें, जो ट्रांसफार्मर होता है, ट्रांसफार्मर एक विद्युत चुम्बकीय प्रेरणक के सिद्धांत पर कार्य करने वाला एक ऐसा यंत्र है जो ऊंचे किसमें, ऊंचे एसी वोल्टेज बोले तो अल्टरनेटिंग करंट्स वोल्टेज को निम्न एसी वोल्टेज में से निम्न एसी वोल्टेज को ऊंचे एसी वोल्टेज में बदल देता है। ऊंचे हाई कैपेसिटी बोले तो हाई कैपेसिटी अल्टरनेटिंग करंट्स वोल्टेज में बदल देता है। कौन, ट्रांसफार्मर। जो ट्रांसफार्मर होता है वो विद्युत चुम्बकीय प्रेरणा के सिद्धांत पर कार्य करता है, और एक ऐसा यंत्र है जिसे ट्रांसफार्मर कहा जाता है। इसमें क्या होता है, जो ऊंचे हायर अल्टरनेटिंग करंट वोल्टेज को निम्न करके एक एसी अल्टरनेटिंग करंट वोल्टेज में निम्न एसी वोल्टेज को एक ऊंची एसी वोल्टेज में बदल देता है। कौन, ट्रांसफार्मर। अब बात करेंगे पलायन की। जो पलायन वेग पृथ्वी तल पर वह वेग होती हैं। जो पलायन वेग होती है, पलायन वेलोसिटी बताया जाता है। जो पलायन वेग होती है वो पृथ्वी तल पर वह वेग है जिससे कोई वस्तु इस वेग से फेंकने पर पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से बाहर अंतरिक्ष में चली जाती है। इसका जो मान होता है वो कितना होता है, 11.2 किलोमीटर अपॉन में सेकंड होता है। कहा जाता है जो पलायन वेग होती है, पलायन वेग क्या होती है, जब पृथ्वी तल पर वह वेग होती है, पृथ्वी के तल पर वह वेग होती है जिसे पलायन वेग कहा जाता है, जिससे कोई वस्तु इस वेग से फेंकने पर, इस वेग पलायन वेग से अगर कोई भी वस्तु फेंकने पर वो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से बाहर अंतरिक्ष में चली जाती है, पर पृथ्वी के ऑर्बिट्स में ना आकर वो गुरुत्वाकर्षण से बाहर अंतरिक्ष में चली जाती है। और इसका जो पलायन वेग का जो मान होता है वो कितना होता है, 11.2 किलोमीटर पर सेकंड होता है। 11.2 किलोमीटर पर सेकंड होता है, पलायन वेग का मान होता है। अब बात करेंगे जो प्लग
प्लग नियतांक और कोणीय संवेग के मात्रक समान होते हैं। जो प्लंक नियतांक होता है और कोणीय संवेग होता है, प्लग नियतांक और कोणीय संवेग के मात्रक कैसे होते हैं, एक समान होते हैं, पैरेलल होते हैं। किसके, प्लग नियतांक के, प्लग नियतांक और कोणीय संवेग के जो मात्रक कैसे होते हैं, एक समान होते हैं। और जो गतिमान डिब्बे में अगर बैठा व्यक्ति यदि बाहर, अगर कोई गतिमान डिब्बे, रेलगाड़ी चल रही है, बोले तो गति कर रही है, उस गतिमान डिब्बे के अंदर क्या है, एक व्यक्ति बैठा है, यदि बाहर कोई गेंद प्रक्षेपित करे, अगर उसे कोई वो एक गेंद को क्या करे, प्रक्षेपित करे, तो स्वयं उसे गेंद का जो पथ सीधा परंतु पृथ्वी पर खड़े प्रक्षेप को परवलयाकार प्रतीत होगी। अगर कोई गतिमान डिब्बे में क्या होगा, गतिमान डिब्बे में कोई व्यक्ति बैठा है, अगर वो एक कोई बाहर से कोई गेंद प्रक्षेपित करे, तो जो स्वयं उसे गेंद कैसी, पथ सीधा दिखाई देगा। कैसा, उसका स्वयं उसे गेंद का पथ सीधा होगा। लेकिन परंतु अगर पृथ्वी पर खड़ा एक प्रक्षेप, अगर पृथ्वी पर वो गेंद को क्या करे, प्रक्षेप करे, तो उसको कैसा लगेगा, परवलयाकार लगेगा। कैसा लगेगा, परवलयाकार प्रतीत होगा। अगर वो एक गतिमान डिब्बे में बैठा व्यक्ति अगर गेंद को क्या कर रहा है, प्रक्षेपित कर रहा है, तो उसे गेंद कैसी लगेगी, पथ सीधा लगेगा, गेंद का पथ सीधा लगेगा। और वही व्यक्ति पृथ्वी पर खड़ा होकर अगर गेंद को खड़े होकर गेंद को क्या बाहर फेंकेगा, तो उसे खड़े प्रक्षेप को परवलयाकार प्रतीत। और एक समान जो वृत्तित गति में, कैसे, एक समान जो वृत्तित गति में त्वरण तथा वेग दोनों ही परिवर्तित होते रहते हैं। अगर एक समान वृत्तित गति कर रहा है, त्वरण तथा वेग, तो दोनों ही परिवर्तित होते रहते हैं। एक समान वृत्तित गति में जो त्वरण होता है और तथा वेग, त्वरण और वेग दोनों ही परिवर्तित होते रहते हैं, परंतु चाल नियत रहती है। उनकी क्या रहती है, जो चाल होती है, जो स्पीड होती है, उनकी जो गति चाल होती है, वो कैसी रहती है, नियमित कांस्टेंट रहती है। अगर एक समान वृत्तित गति कर रहा है, त्वरण और वेग, तो दोनों ही परिवर्तित होते हैं, लेकिन परंतु उनका चाल नियत रहती है। अब बताया गया है कि किसी समय अंतराल में जो वायुमंडलीय दाब, किसी समय अंतराल में वायुमंडलीय दाब के जो परिवर्तनों को कागज पर अंकित करने वाला यंत्र क्या कहलाता है, बैरोग्राफ कहलाता है, बैरोग्राफ कहलाता है। अगर किसी समय अंतराल में जो वायुमंडलीय दाब हो रहा है, कैसा, एटमॉस्फेयर प्रेशर लग रहा है उस पर किसी समय अंतराल में, तो जो परिवर्तनों को जो कागज पर अंकित करने वाला यंत्र, कागज पर अंकित करने वाला यंत्र क्या कहलाता है, बैरोग्राफ कहलाता है। क्या कहलाता है भाई, बैरोग्राफ कहलाता है। अब बात करेंगे जो थियोडोलाइट अनुप्रस्थ तथा लंबवत कोणों की जो माप ज्ञात करने का यंत्र है। जो आपका थियोडोलाइट अनुप्रस्थ तथा लंबवत कोणों की माप ज्ञात करने का यंत्र होता है, कौन, बैरोग्राफी। ठीक है। और गैस का जो दाब ज्ञात करने का यंत्र, गैस पर जो प्रेशर लगता है, गैस का जो दाब ज्ञात करने का जो यंत्र होता है, उसे आप क्या कहते हैं, मैनोमीटर। क्या कहते हैं, मैनोमीटर कहा जाता है। ठीक है। और प्रथम भारतीय उपग्रह का नाम प्रथम जो भारतीय उपग्रह का नाम आर्यभट्ट है। और जो प्रथम भारतीय था जिसका उपग्रह का नाम आर्यभट्ट है। ठीक है। और अंतरिक्ष यान की जो गति धीमी करने के लिए पाश्चात्य गतिक रॉकेट, किसका, रॉकेट्स प्रयुक्त किए जाते हैं। कहा जा रहा है कि जो अंतरिक्ष यान की गति धीमी करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, पश्चगति रॉकेट्स, रेट्रो रॉकेट्स प्रयुक्त किए जाते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, रेट्रिक रॉकेट्स का प्रयोग करते हैं। कब करते हैं, जब आप अंतरिक्ष यान की गति धीमी करने के लिए। और जो विक्रम साराभाई क्या थे, विक्रम साराभाई एक स्पेस सेंटर के त्रिवेंद्रम में है। जो आपका विक्रम साराभाई स्पेस कहाँ है, विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर कहाँ है, त्रिवेंद्रम में है। और जो विक्रम साराभाई एक क्या थे, बहुत बड़े साइंटिस्ट थे। उन्हीं के ऊपर जो इसरो होता है और जो नासा, उन्हीं के ऊपर काम करता है। सबसे पहले जो खोज या उन्हें
इन्वेंशंस उन्हें ही कह सकते हैं। किसको कह सकते हैं? विक्रम साराभाई को। तो विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर कहाँ है? त्रिवेंद्रम में है। कहाँ पर है? त्रिवेंद्रम में है। और चंद्रमा पर सर्वप्रथम नील आर्मस्ट्रांग ने कदम रखा था। जो चंद्रमा है, चंद्रमा मून, उस पर सबसे पहले किसने कदम रखा था? अंतरिक्ष यान ल्यूनिक। चंद्रमा पर सर्वप्रथम नील आर्मस्ट्रांग ने कदम रखा था। और चंद्रमा पर पहुंचने वाला जो प्रथम अंतरिक्ष यान ल्यूनिक सेकंड था। जो चंद्रमा पर पहुंचने वाला सबसे पहले जो पहुंचने वाला प्रथम अंतरिक्ष यान क्या था? अंतरिक्ष यान था आपका ल्यूनिक सेकंड था। जो चंद्रमा पर पहुंचने वाला प्रथम अंतरिक्ष यान ल्यूनिक सेकंड था। और जो 1 डिग्री अक्षांश भूमध्य रेखा पर 1 डिग्री अक्षांश भूमध्य रेखा पर लगभग 111 किलोमीटर दूर निरूपित होती है। बताया गया है कि अगर 1 डिग्री अक्षांश भूमध्य रेखा पर लगभग 111 किलोमीटर क्या होती है? दूरी निरूपित होती है। और जो पृथ्वी पर मध्यमान घनत्व कितना होता है? पृथ्वी पर मध्यमान घनत्व 5.5 ग्राम पर घन सेंटीमीटर होता है। जो पृथ्वी पर मध्यमान घनत्व कितना होता है? 5.5 ग्राम पर घन सेंटीमीटर में होता है। ठीक है। और किसी वस्तु किसी वस्तु को मध्यमान समुद्र लेवल किसी वस्तु को मध्यमान समुद्र लेवल पर भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर ले जाते समय उसका भार बढ़ता जाता है। अगर कोई सी भी वस्तु है, किसी वस्तु को मध्यमान समुद्र लेवल पर भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर ले जाते समय उसका भार क्या होता है? बढ़ता जाता है। और जो वर्षा की बूंदें पृष्ठ तनाव के कारण गोल हो जाती हैं। जो वर्षा की बूंदें होती हैं वो पृष्ठ तनाव के कारण क्या होती हैं? गोल होती हैं। ये प्रश्न आपको देखने को मिल सकता है पेपर में कि जो वर्षा की बूंदें होती हैं वो गोल क्यों होती हैं? तो आप कह देना उसमें पृष्ठ तनाव होता है। इसलिए पृष्ठ तनाव के कारण जो वर्षा की बूंदें क्या होती हैं? गोल होती जाती हैं। और जो फर्मी नवीकरणीय त्रिज्याओं को मापने का मात्रक, अगर आप फर्मी नवीकरणीय त्रिज्याओं को मापने का जो मात्रक होता है तो एक फर्मी बराबर कितना होता है? एक फर्मी बराबर 10 की पावर -15 मीटर होती है। एक फर्मी बराबर होता है 10 की पावर -15 होता है। एक फर्मी बराबर कितना होता है? 10 की पावर -15 मीटर होता है। कंप्यूटर की मेमोरी मापने का जो मात्रक होता है उसे बिट्स कहते हैं। कंप्यूटर की जो मेमोरी मापने का जो मात्रक होता है उसे क्या कहते हैं? बिट्स कहते हैं। और जो नॉट समुद्री जहाज की गति मापने का मात्रक जो होता है, नॉट समुद्री जहाज की गति मात्रे का मात्रक है। जो नोट है, नोट क्या करता है? और ये आपका जो फर्मी है, फर्मी क्या है? आपकी नवीकरणीय त्रिज्याओं को मापने का मात्रक है। जो फर्मी क्या करता है? फर्मी आपका नवीकरणीय त्रिज्याओं को मापने का एक मात्रक है। जो फर्मी क्या है? एक नवीकरणीय त्रिज्याओं को मापने का मात्रक है। ठीक है। और जो नॉट है, नॉट समुद्री जहाज की गति नापने का मात्रक है नॉट। और एक नॉट बराबर कितना होता है? एक नॉट बराबर होता है 1852 मीटर प्रति घंटा। 1852 मीटर प्रति घंटा होता है एक नॉट में। और बताया गया है, और क्या कहा गया है कि जो आपकी क्या होती है? -40 डिग्री सेंटीग्रेड। कितना? -40 डिग्री सेंटीग्रेड कितना होता है? -40 डिग्री सेंटीग्रेड की बात करें अपन, -40 डिग्री सेंटीग्रेड तथा -40 डिग्री फ़ारेनहाइट एक ही ताप को प्रदर्शित करते हैं। अगर आप -40 डिग्री सेंटीग्रेड रखोगे और -40 डिग्री फ़ारेनहाइट रखोगे तो एक ही ताप को क्या करते हैं? प्रदर्शित करते हैं। ये कांस्टेंट्स कब होते हैं? जब -40 डिग्री पर और -40 डिग्री फ़ारेनहाइट और -40 डिग्री सेंटीग्रेड में ये ताप को क्या प्रदर्शित करते हैं। और ताप के विभिन्न पैमानों से ताप में निम्नलिखित संबंध होता है। अगर बताया गया है जो ताप के विभिन्न पैमानों से
ताप के विभिन्न पैमानों से ताप में निम्नलिखित संबंध होता है। क्या होता है? ताप के विभिन्न पैमानों से ताप में निम्नलिखित संबंध होता है। और जो सेंटीग्रेड अपॉन में 5 बराबर फ़ारेनहीट 32, फ़ारेनहीट कितना है? फ़ारेनहीट हो जाएगा आपका कितना फ़ारेनहीट में? सेंटीग्रेड अपॉन में 5 बराबर फ़ारेनहीट से 32, फ़ारेनहीट कितना हो जाएगा? 32 अपॉन में 9 इक्वल टू कैल्विन 200 कैल्विन्स माइनस 273 अपॉन में 5। ये सब क्या है? ये ताप विभिन्न पैमानों से ताप में निम्नलिखित संबंध कब होते हैं? जब सेंटीग्रेड अपॉन 5 बराबर हो फ़ारेनहीट माइनस 32 अपॉन 9 अपॉन में कैल्विन्स माइनस 273 अपॉन 5 में। ये सब क्या होते हैं? ये संबंध होते हैं, पैमानों पर ताप के ये संबंध होते हैं। जो वायुमंडलीय दाब को बैरोमीटर से मापते हैं। किससे नापते हैं? बैरोमीटर से नापते हैं वायुमंडलीय दाब को। और यह पारे के 76 सेंटीमीटर लंबे स्तंभ के दाब के बराबर होता है। और यह पारे के 76 सेंटीमीटर लंबे स्तंभ के दाब के बराबर होता है। यह पारे के 76 सेंटीमीटर लंबे स्तंभ के दाव के बराबर होता है। अब बात करते हैं अपन बॉयल का नियम का। जो बॉयल के नियम के बारे में बात करेंगे कि बॉयल का नियम क्या कहता है? स्थिर ताप पर किसी गैस के निश्चित द्रव्यमान का जो दाब उसके आयतन के व्युत्क्रमानुपाती होता है। जो बॉयल का नियम क्या कहता है? किसी भी स्थिति ताप पर किसी गैस के निश्चित द्रव्यमान का जो दाब होता है, उसका बेड प्रेशर जो होता है वो उसके आयतन के व्युत्क्रमानुपाती होता है। उसके आयतन के व्युत्क्रमानुपाती होता है। और इसके जैसे कहा गया है कि जो पानी का अधिकतम घनत्व जो होता है वो 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर होता है। कितना होता है? 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर होता है। जो पानी की अधिकतम घनत्व जो होता है वो 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर होता है। यदि वायुमंडल नहीं होता तो दिन और रातों के तापों का अंतर अधिक होता। अगर ये एटमॉस्फेयर जो वायुमंडल नहीं होता है तो दिन और रातों के जो तापों का क्या होता है? दिन और रातों के तापों का अंतर ज़्यादा होता, अधिक होता। और भूमध्य रेखा पर दिन और रात बराबर होते हैं। जो इक्विलेटरल लाइन होती है, तो भूमध्य रेखा पर क्या होता है? दिन और रात बराबर होता है। तो ये मैं आपको मैप से समझाऊंगा, मैप से और ही अच्छा समझ में आएगा। अभी आप पीपीटी में पढ़ सकते हो इसे। पीपीटी में आप इस कॉन्सेप्ट को वीडियो पोस्ट करके याद कर लेना। याद कर लोगे तो मैं आपको मैप में समझाऊंगा। जब आपके इक्विवेलेंट लाइन 0 डिग्री पर लाइन खींचूंगा, वहाँ पर कैसे हवाएं फ्लो करती हैं और कैसे यहाँ पर जो दिन और रात बराबर किस प्रकार होती है, उसके बारे में मैं आपको मैप्स में समझाऊंगा। तो यहाँ पीपीटी से में याद आप कर लेना कि जो भूमध्य रेखा पर दिन और रात क्या होती है? बराबर होती है। जो हेली पुश्चल तारा होता है, कौन सा? हेली पुश्चल तारा, वो 76 वर्ष बाद दिखाई पड़ता है। जो हेली पुश्चल तारा था वो कब दिखाई पड़ता है? 76 वर्ष बाद दिखाई पड़ता है। कब दिखाई पड़ता है हेली पुश्चल तारा? 76 साल बाद दिखाई पड़ता है। और जो हेली पुश्चल तारे की परिक्रमण कक्षा दीर्घ वृत्ताकार होती है। जो हेली पुश्चल तारे की जो परिक्रमण कक्षा होती है वो दीर्घ वृत्ताकार होती है। कैसी होती है? दीर्घ वृत्ताकार होती है। और जो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस की बात करें हम, तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय विज्ञान दिवस प्रतिवर्ष 28 फरवरी को मनाया जाता है। जो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? 28 फरवरी को मनाया जाता है। यह दिन रमन प्रभाव के प्रकाश में आने के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। और यह दिन जो रमन प्रभाव प्रकाश में आने के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। और सीवी रमन को सन 1930 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। और जो सीवी रमन हैं उन्हें 1930 में क्या किया गया था? नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। किसे? सीवी रमन को। और बात करेंगे जो बैरोमीटर के पाठ्यांक में
बैरोमीटर के पाठ्यांक में जो एकाएक कमी आने से जो आधी तूफान आने का संकेत मिलता है। जो बैरोमीटर होता है, बैरोमीटर से आप क्या नापते हो? एटमॉस्फेरिक प्रेशर नापते हो कि नहीं नापते हो? तो जो बैरोमीटर के पाठ्यांक में एकाएक कमी आने से आंधी तूफान आने के संकेत हो जाते हैं। अगर बैरोमीटर्स में कोई कमी आ रही है तो उसमें क्या है? आंधी तूफान आने के संकेत होते हैं। जबकि इसका पाठ्यांक गिरते रहने से वर्षा होने का संकेत मिलता है। और इसका जो पाठ्यांक अगर गिर रहा है, लो हो रहा है, तो इसका मतलब क्या होता है? वर्षा होने के संकेत मिलते हैं। और अल्टीमीटर एक यंत्र है। अल्टीमीटर क्या है? एक ऐसा यंत्र है जिससे विमानों की ऊंचाई मापी जाती है। जिससे जो विमान होते हैं उनकी क्या होती है? ऊंचाई, हाइट्स को नाप सकते हो। किससे? अल्टीमीटर से। किससे नाप सकते हो आप? अल्टीमीटर से नापी जाती है। और जो टैकोमीटर यंत्र से विमानों या मोटर बोटों की गति मापी जाती है। जो आपकी टैकोमीटर होती है, टैकोमीटर यंत्र से विमानों और या तो मोटर बोटों की गति मापी जाती है। और अखबार पर जो फाउंटेन पेन से स्पष्ट लिखने में कठिनाई किसकी है? क्रिया के कारण होती है। जो अखबार पर फाउंटेन पेन से अगर आप स्पष्ट लिखने में जो कठिनाई होती है, ये किसके कारण होती है? ये किसी केशिकीय क्रिया के कारण होती है। और बताया गया है जो आपका पारा होता है, टेम्परेचर, पारा तरल धातु है। एक जो पारा होता है, मरकरी एक आपकी क्या कहते हैं? जो लिक्विड डिवीजन, एक लिक्विड मेटल होता है। मरकरी क्या होती है? एक लिक्विड मेटल होता है। तो जो आपका पारा तरल धातु है, जिसे क्विक सिल्वर के नाम से भी जाना जाता है। क्विक सिल्वर के नाम से किसे? मरकरी पारा को जाना जाता है। यह थर्मामीटर और बैरोमीटर, मैनोमीटर तथा अन्य उपकरणों में प्रयुक्त किया जाता है। प्रयोग किया जाता है क्योंकि ये एक ऐसा तरल धातु होती है। तरल मेटल बोले तो लिक्विड मेटल होता है मरकरी पारा, इसलिए इसे क्या करा जाता है? जो थर्मामीटर होता है, बैरोमीटर, मैनोमीटर, इन सब अन्य उपकरणों में इन्हें प्रयोग किया जाता है। ठीक है। और जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स कोडाइकनल तमिलनाडु में है। जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स कोडाइकनल तमिलनाडु में है। भारत का प्रथम उपग्रह रूस के क्रोस्मोड्रोम जो भारत का प्रथम उपग्रह रूस के कोस्मोड्रोम से प्रक्षेपित किया जाता है, जो कि आर्यभट्ट ने किया है। जो भारत का जो प्रथम उपग्रह रूस के क्रोस्मोड्रोम से प्रक्षेपित किया जाता है, जो कि आर्यभट्ट ने किया है। आदर्श गैसों के अणुओं में परस्पर कुछ भी आकर्षण नहीं होता है। जो आदर्श गैसों के अणुओं में परस्पर कुछ भी क्या नहीं होता? आकर्षण नहीं होता है। और जिसके फैलाने पर आयतन वृद्धि में कुछ भी ऊर्जा परिवर्तन नहीं होती है। बताया गया है कि जो आदर्श गैसें होती हैं उसमें क्या होता है? अणुओं में परस्पर कुछ भी आकर्षण नहीं होता है। और जिसके कारण जो फैलाव के आयतन वृद्धि में कुछ भी ऊर्जा परिवर्तित नहीं होता है। और जो गोनियोमीटर होता है, गोनियोमीटर यंत्र से आप क्या करते हो? गोनियोमीटर यंत्र से आप क्रिस्टल का कोण नापते हो। जो गोनियोमीटर होता है, गोनियोमीटर यंत्र से आप क्रिस्टल की क्या नापते हो? कोण नाप सकते हो। ठीक है। जलते हुए विद्युत बल्ब के फिलामेंट का ताप, जो जलते हुए विद्युत बल्ब का फिलामेंट का ताप कितना होता है? 2000 डिग्री सेंटीग्रेड से 2500 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है। और जो वायुमंडल पृथ्वी से चलने वाले विकिरण से गर्म होता है। जो कि वायुमंडल पृथ्वी से चलने वाले किससे? विकिरण से गर्म होता है। और यदि वायुमंडल ना होता तो दिन और रात के जो तापों का अंतर ज़्यादा होता है। ये मैंने ऊपर के फैक्ट में भी बताया। अगर वायुमंडल नहीं होता तो क्या होता? दिन और रात का जो ताप होता है वो कैसा होता है? वो अधिक होता है। ठीक है। अब बात करेंगे किसकी? कि यदि
जो थर्मोस्टेट किसी वस्तु का ताप एक निश्चित बिंदु पर बनाए रखने का यंत्र है। जो थर्मोस्टेट है, थर्मोस्टेट वो किसी वस्तु का ताप एक निश्चित बिंदु पर बनाए रखने का यंत्र होता है, जो थर्मोस्टेट कहते हो। वह आकर्षण बल जिससे पृथ्वी किसी वस्तु को अपने केंद्र पर खींचती है। वह आकर्षण बल जिससे क्या होता है, पृथ्वी किसी वस्तु को अपने केंद्र पर खींचती है। किस पर खींचती है? केंद्र पर खींचती है। उसे क्या कहते हैं? ग्रेविटी कहलाती है। क्या कहलाती है? ग्रेविटी कहलाती है। आप एक काम करना, आप कभी मैदान में खड़े होकर बॉल को ऊपर उछालना, तो बॉल क्या होगी? ऊपर उछलेगी और फिर से नीचे आके गिरेगी। ये क्या है? यही तो गुरुत्व है, यही तो ग्रेविटी है। आप कहीं भी बॉल उछालोगे, आपके ही पास आके गिरेगी। बोले तो धरती अपनी ओर क्या करेगी? उस बॉल को क्या करेगी? खींचेगी। तो वही आकर्षण बल होता है जिससे पृथ्वी किसी वस्तु को अपने क्या करती है? अपने केंद्र पर खींचती है। उसे गुरुत्व, उसे ही ग्रेविटी कहते हैं। इसका जो मान होता है वो 9.8 मीटर प्रति सेकंड या 9.8 न्यूटन होता है। या कितना होता है? 9.8 न्यूटन होता है। ये ग्रेविटी होती है। ग्रेविटी क्या होती है? मेरे पास एक पेन है, मैंने इसे ऊपर उछाला और ये क्या हुआ? नीचे आके गिरा। तो ये क्या थी? ग्रेविटी थी। क्योंकि पृथ्वी क्या कर रही है? अपने केंद्र पर हर चीज को क्या करती है? खींचती है। और उसकी जो ग्रेविटी का जो मान होता है 9.8 न्यूटन होता है। गैसों का भार व घनत्व ज्ञात करने वाले यंत्र को एरोमीटर कहते हैं। जो गैसों के भार या घनत्व ज्ञात करने वाले यंत्र को क्या कहा जाता है? एरोमीटर कहते हैं। और जो ध्वनि साउंड की तीव्रता को मापने वाला यंत्र क्या होता है? ऑडियोमीटर कहलाता है। जो साउंड होता है, ध्वनि की तीव्रता को मापने वाला जो यंत्र होता है उसे हम ऑडियोमीटर कहलाता है। और पौधे की जो वृद्धि को मापने वाला यंत्र, पौधे की वृद्धि को मापने वाला यंत्र क्या कहलाता है? क्रिस्कोग्राफ कहलाता है। जो पौधे की वृद्धि को मापने वाला यंत्र क्या कहलाता है? क्रिस्मोग्राफ कहलाता है। तो ये आज का डे 4 था। ये डे 4 था। अगर आपने डे 1, 2, 3 नहीं पढ़ा है तो मैंने वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, आप वहां से जाकर उन्हें पढ़ सकते हो। ये बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट है, पीवीटी हैं, इन्हें जरूर वीडियो पोस्ट कर करके आप लिख लेना या इन्हें याद कर लेना, क्योंकि ये आपके एग्जाम्स में देखने को जरूर मिलेंगे। मैं अभी भी कह रहा हूँ, 100% कह रहा हूँ, ये सारे ही इम्पोर्टेंट्स है और ये आपको जरूर देखने को मिलेंगे। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं इससे रिलेटेड वीडियो लाता रहता हूँ। और आप 10वीं 12वीं के छात्र हो तो ये चैनल आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है।